बाबा साहब अम्बेडकर से सबको प्यार है, क्योंकि अम्बेडकर हैज रीच्ड टू दैट लेवल वेयर ही हैज बीन सीन एज अ इंटरनेशनल आइडल। बिल्कुल। अम्बेडकराइट से प्यार नहीं है। वापस आए ना, तो बाबा साहब दलितों के लिए वापस नहीं है। बाबा साहब एक डेवलप्ड नेशन की एक विचारधारा लेकर आए, भी वहां पे प्रेजेंट है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आप माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। मेरे साथ आज सुशांत सिंह जी हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन SOAS के प्रेसिडेंट हैं और बखूबी लोग इनको जानते हैं। सर, आपका स्वागत है राजपथ पे। और मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में SOAS के दूसरी बार आप प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर जी। और मतलब इंडिया से भी कोई पहली बार ऐसा है और साउथ एशिया से कि जो वहाँ पर ग्लोबल लेवल पर प्रेसिडेंट है। और सबसे बड़ी बात, एक दलित चेहरा, मतलब हमारे देश से निकल के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ये प्रेसिडेंट हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, खासकर कम्युनिटी को, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, आपका स्वागत है राजपथ पर। थैंक यू सर। और सर, शुरुआत मेरी इसी चीज़ से होगी कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और आप रहने वाले शायद बुलंदशहर के हैं जी। तो बुलंदशहर से निकल के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और एक उस समाज से आने वाला लड़का जिसके समाज के लोगों ने इस देश में मतलब लंबे समय से, हजारों सालों से अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और अब वहां तक कैसे पहुंचे? जो जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा समाज एक स्थिति में है जी, वही कारण है कि जहां मैं आज हूं और मैं कल जहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बुलंदशहर में एक छोटा सा गांव है माधोगढ़, मैं वहां से आता हूं। ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे माँ बाप ने हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया और वो दिल्ली शिफ्ट हुए। और दिल्ली में आके उन्होंने पूरा जीवन एक संघर्ष में दिया। और मेरे से ही गांव में संघर्ष मेरे दादा ने किया, और उन्हीं की बोल्डनेस की वजह से आज की डेट में हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, क्योंकि ये एक जीन से हमको ट्रांसफर हुआ है। मेरे दादा ने गांव के लेवल पे बहुत एजिटेशन करा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है ढोर डंगर को टैनर बोला जाता है इंग्लिश में, और ढोर डंगर को उनका स्किन निकालने का काम होता है। तो वो मेरे दादा ने, सुमेरा सिंह उनका नाम था, उन्होंने उस चीज़ को रिवोल्ट किया। और उसकी वजह से एक सम्मानपूर्वक एक जिंदगी तुलनात्मक जो हमारे परिवारजनों को मिली, लेकिन एजुकेशन नहीं मिल पाई, वेलफेयर स्कीम नहीं मिल पाई, फंड्स नहीं मिल पाए, लैंड नहीं मिल पाई। तो फिर मेरे माँ बाप ने ये चीज़ को अपना बेड़ा उठाया और वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए और मीनियल जॉब्स में उन्होंने स्टार्ट किया। चाहे वो छोटी छोटी नौकरियां हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, दुनिया भर के तमाम चीज़ें उन्होंने अपना एक स्ट्रगल किया। और सब कुछ उन्होंने एक सपना देखा कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने चाहिए, वो एक लीडरशिप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो मेरी सिस्टर डॉक्टर है और मैं एक पेशे से वकील हूँ, और मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन करी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4-5 साल प्रैक्टिस करी। 2021 में मैं लंदन गया LLM की डिग्री करने के लिए। वहाँ पर मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है, जैसे बाबा साहब वहाँ गए थे तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ और भी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और भी एक्सपोजर लिया। तो सिमिलरली मैंने भी उस चीज़ को मैंने एज ए चैलेंज लिया, और विद एवरीबॉडीज ग्रेस एंड एफर्ट मेरे को वहाँ पर विजय दर्ज हुई। और दूसरी बार मेरे काम की वजह से दूसरी बार भी लोगों ने बहुत स्नेह और प्रेम के साथ मुझको दूसरी बार विजय बनाया। वो अपने आप में एक मेरे लिए भी एक भावुक चीज़ है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपने बताया कि आपने NLU से लॉ किया, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस की, फिर आप LLM के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गए। तो जो आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आप मुख्यतः तो वहाँ पर पढ़ने के उससे गए थे, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की लीडरशिप, और आपने वहाँ फिर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और क्योंकि वहाँ तो ग्लोबल लेवल हो जाता है जी, वहाँ पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इंडिया एक बहुत लंबे समय तक जो क्या नाम है UK है उसका एक तरीके से हम लोग गुलाम रहे हैं, उनके उपनिवेश रहे हैं। वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और इंडिया में भी उस तबके को रिप्रेजेंट करना जो कि उनके गुलामों के भी गुलाम हुआ करते थे। जी, बिल्कुल। उनके गुलामों के भी गुलाम हुआ करते थे, उनको रिप्रेजेंट करना। तो वो चीज़ें कहाँ से आई कि मेरे को यहाँ पे इंडियंस को रिप्रेजेंट करना, और खासकर जो अपनी कम्युनिटी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एक बार जब पूना पैक्ट वाली RTC वाली बात हुई थी कि मैं आपके गुलामों के लिए कि जो आपके गुलामों के भी जो गुलाम है उनके अधिकार लेने आया हूँ। तो वो आपको कैसे मतलब लगा वहाँ पे, और चैलेंजेस क्या आए उसको लेकर आपके सामने? क्या वहाँ पर भी ये सब डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक तो वो लोग व्हाइट ब्लैक का मानते ही है, जो चीज़ें उनके अंदर है, और फिर ये जो क्या नाम कास्टिस्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन जो होता है? पहली बात तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी मौजूद है,
बाबा साहब ने जैसे अपने राइटिंग्स में कहा है कि wherever the Indians will go, they will carry their caste and that place is also going to be polluted with the caste discrimination. तो वो चीज़ है, मैं उसके बाद में आता हूँ। पहले ये चीज़ कि अब हम सभी लोग, खासकर युवा लोग जो अपने आप में एक प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं, जो कि एक अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक हमारा जो जीवन है हम सभी का, चाहे वो रिजर्वेशन हो या फिर हमारी कोई भी आइडेंटिटी हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन एज ए कम्युनिटी है, और कम्युनिटी है ऑप्रेस्ड का, और उस ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के अंदर ज्यादातर लोग दलित हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसके लिए एक हमारी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है कि हम जिस समाज से आते हैं, वो समाज कोई भी हो सकता है, जिस समाज से आते हैं उन समाज के लोगों के लिए हमें काम करना है, उनकी आवाज बनना है, और उनका जीवन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी, समाज की वजह से ही समाज के जो बाबा साहब हैं या फिर और भी काशीराम हैं और भी सारी तमाम लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इस प्रिविलेज को लेके बैठे हैं कि हम लोग अपने आप में एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है, और एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कि आप लोग रिपे करें अपनी कम्युनिटी को। वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। मान्यवर साहब ने भी बात कही थी। मान्यवर साहब ने ये बात कही, और मान्यवर साहब ने घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया, और हमारी जिम्मेदारी बनती है मान्यवर साहब के तौर तरीके, तीखे तंज को घर घर में पहुंचाना, हर किसी को जगाना। जी, तो इसलिए कि ये चॉइस जो है हमें एज अ ड्यूटी लेनी चाहिए, और उसी चीज को हम ले रहे हैं। यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जब हम कोई भी एक नए स्पेस में जाते हैं, मानो अनुमान तौर पे बात है कि हम लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एलीट स्पेस है, चाहे वो एनएलयू दिल्ली हो या फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो, हमारे लोगों को एक्सेसिबिलिटी उसकी कम मिलती है। उस कम तबके को भी ये चीज रियलाइज करनी होगी कि आप यहाँ पर किसी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आए हैं, पढ़ाई को आपको करना ही करना है, उसके साथ में आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी दलित कम्युनिटी या फिर और भी कोई कम्युनिटी है, ऑप्रेस कम्युनिटी, उनके पास बैगेज ज्यादा रहता है। उनके पास उनका जो कार्यशाली का जो एक स्फेयर होता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो हमें ये चीज करनी ही पड़ती है। इस चीज के लिए हमने लीडरशिप पोजीशन हो गई, रिसर्च हो गया, और भी तमाम प्रोफेशन हो गए, उसके लिए हमें साइन अप करना चाहिए, और उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने करा। और चैलेंजेस वहाँ अनुमान तौर पे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पर है, ऑलरेडी लोग वहाँ पे विचारधारा के रह रहे हैं। व्हाइट ब्लैक एक चीज है, पर विद इन द साउथ एशियन डायस्पोरा एक कास्टिज्म भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि आप माइनॉरिटी के भी माइनॉरिटी हैं वहां पर। माइनॉरिटी की अगर जिस तरीके से बाबा साहब को एक एक्सेप्टेंस मिली, वो उनकी क्वालिफिकेशन को देके, हमें सभी को वो चीज फॉलो करनी चाहिए। और वही चीज मैंने कोशिश करी फॉलो करके। मैंने अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया उनके साथ, मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस बताए, मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, मैं किस तरीके से पिछले 10-12 साल से कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा हूँ सोसाइटी के अंदर, और मेरे क्या प्लान्स हैं। और वो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए लोगों ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटों से मेरे को जिताया। और दूसरी बार मैं ज्यादा प्रमोशन करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। जो मैं पूरे साल में काम करता रहा, लोगों ने खुद आगे से आके बोला कि 2 बार कानून, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम 2 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। एवरीबडी केम टू मी एंड दिस रिक्वेस्टेड कि सुशांत, यू हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल वर्क, यू हैव चेंज द पॉलिटिक्स ऑल्सो विद इन द यूके, कि यू हैव बीन वर्किंग बियॉन्ड ऑफिशियल आवर्स, वी वांट यू टू रिमेन देयर फॉर अनदर ईयर। सो दिस ईयर इट वाज देयर डिसीजन। सो आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने अम्बेडकरिज्म के साथ साथ बाकी चीजों पे भी काम किया जी। और अम्बेडकरिज्म तो ऐसा है कि आप पोजीशन पे रहे ना रहे, मैं पोजीशन पे रहूं ना रहूं, मेरे को वो काम करना है, तो वो एक दिनचर्या का पार्ट है। तो बाबा साहब हैं, और बाबा साहब के जो वंशज हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों को हम कैसे साथ खींच के विदेश ले जा सके, गांव शहर से दिल्ली ला सके, दिल्ली से विदेश ले जा सके, और जब विदेश से उनको ट्रेन करके हम लेकर आए कि कैसे आप अपने समाज को आप रीपे करेंगे। तो इस कार्य प्रणाली को हम लोगों को फॉलो करना है, और उसी चीज पर मैं अपने आप को भी कोशिश करता रहता हूँ। सर, अमूमन हम एक चीज देखते हैं कि हम अमूमन एक चीज देखते हैं कि बाबा साहब को जो सम्मान इंडिया से बाहर मिला जी, और चाहे यूएस रहा हो, यूके रहा हो, तमाम अम्बेडकर मूवमेंट्स इंस्टीट्यूशन से सब चलते हैं। इंडिया में वो चीजें मिलने में एक लंबा समय लग गया, एक बहुत लंबा समय लगा। भारत रत्न की बात की जाए तो एक बहुत लंबे समय के बाद दिया गया। तो उसके पीछे क्या कारण रहा कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने उनको बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया, लेकिन जो हमारे देश के लोग थे वो नहीं स्वीकार कर पाए। देखिए, जब बाबा साहब वापस आए ना, तो बाबा साहब दलितों के लिए वापस नहीं आए। बाबा साहब एक डेवलप्ड नेशन की एक विचारधारा लेकर आए, इसलिए उन्होंने एक डेवलप्ड नेशन की एक संरचना की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दलितों के लिए नहीं बनाया,
कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हर एक नागरिक के लिए बनाया कि हमारा देश आज की डेट में जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और हमारे ही देश को बोला जाता है कि आप यहाँ पर हर तरह की चीजें आपको मिलेंगी, और सारी कम्युनिटीज किसी भी धर्म जाति की अगर रह जाती हैं पीसफुली, तो वो इंडिया में ही मिलेंगी, और सारी पावर डिराइव होती हैं सारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बाबा साहब वापस आए एक नेशन को अपने दिमाग में लेकर आके, और उस नेशन, एक समाज के अंदर और एक नेशन के अंदर कोई भी वर्ग अनुसूचित जाति या फिर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करे। जब उस चीज के अंदर पाया गया तो देखा कि उसके अंदर जाति विरोध काफी ज्यादा था और दलितों की स्थिति ज्यादा खराब थी। मैं इस चीज को भी कहना चाहूंगा, अगर कोई और कम्युनिटी वहां पर होती, जैसे बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी काफी काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, तो बाबा साहब ने दलितों के लिए सिर्फ काम नहीं किया, सबके लिए काम किया, उन्होंने सबके लिए काम किया, क्योंकि ये वो एक देश को देख रहे थे। तो सिमिलरली जब बाबा साहब ने ये सारी चीजें करी, उसमें से एक ईमानदार कौम निकल के आई जो कि दलित समाज आती है, कि जो बाबा साहब ने करा हम उसका एहसान मानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब को आज भी जिंदा रखा गया है। जब आप गांव देहात में जाते हैं, जैसे मैं जाता रहता हूं, तो हर किसी के घर के बाहर बाबा साहब का एक फोटो आपको मिलेगा। लेकिन वो अमूमन दलितों में मिलता है जी, जो अपर कास्ट लोग, क्या उनके लिए भी, लेकिन उनके यहाँ नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्होंने तोड़ी हैं जी, सबसे ज्यादा अपमान उन लोगों ने किया है। तो उसके पीछे क्या कारण रहा? जब किया सबके लिए, तो वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाए? देखिए जो, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी रही है, कौन सी पार्टी नहीं रही है? भाजपा भी रही है। नहीं, कौन सी पार्टी नहीं रही है? सारी पार्टी रही हैं। तो मैं तो इस एक चीज में, एक लंदन में मैंने ये जब पार्लियामेंट के अंदर एक इवेंट था, तो मैंने अपनी स्पीच में भी, और ये चीज मैं अमूमन तौर पे कहता हूँ कि वी आर नॉट लेफ्ट, वी आर नॉट राइट, वी आर अम्बेडकराइट्स। बिल्कुल। और आज की डेट में बाबा साहब, अम्बेडकर से सबको प्यार है, क्योंकि अम्बेडकर हैज रीच्ड टू दैट लेवल वेयर ही इज बीन सीन एज एन इंटरनेशनल आइडल। बिल्कुल। अम्बेडकराइट से प्यार नहीं है, अम्बेडकर से प्यार है। आप जूते उतार के उनको फूल चढ़ाएंगे, सारे 14 अप्रैल भी बनाएंगे, 6 दिसंबर बनाएंगे, लेकिन अम्बेडकराइट से आपको मिलने के लिए समय नहीं है, उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपके समय नहीं है। तो बाबा साहब को वो प्लेटफॉर्म, मैं तो बोलता हूँ कि इनजस्टिस आज भी कैरी हो रहा है और आज भी उनको नहीं मिला है जो सम्मान के वो अधिकार रखते हैं। उसका रीजन ये है कि जाति दर सोच, और जाति दर सोच एक हिंदू धर्म में नहीं है, किसी भी धर्म में आप ले लीजिए। काफी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है जहां पर आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाएंगे तो ये जाति जो है कहीं पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो बाबा साहब को उस डिस्क्रिमिनेशन या फिर उस नैरो माइंडेड अप्रोच से इसलिए देखा गया क्योंकि वो, आप उस जाति के बियॉन्ड आप देख ही नहीं पा रहे, आप उस चीज को नहीं देख पाए, उस आदमी की क्वालिफिकेशन को नहीं देख पाए, और आप उनके फॉलोअर्स को अभी आप नहीं देख पाए। फॉर एग्जाम्पल बहन जी मायावती, वो 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। जब वो उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने विकास किया। उन्होंने कैसे दलितों का विकास किया, उन्होंने हर किसी का विकास किया। दंगे नहीं हुए, बिजली टाइम पे आती थी, और तमाम चीजें टाइम पे आती थी, और उस चीज को फॉलो दूसरे लीडर्स ने भी किया। जब हम लोग बचपन में जाते तो वहां अक्सर कर्फ्यू का माहौल होता था कि आज ये इशू है, वो इशू है। मायावती, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें ही, मायावती ने आके पुलिस प्रशासन को काफी टाइट किया, और उसका फायदा ये हुआ कि कोई भी, आज एक माइनॉरिटी यहां पर है, वहां दूसरी जगह मेजोरिटी है, कहीं भी कोई भी माइनॉरिटी होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी जात का होगा, उसको अप्रेस नहीं होने देना है। पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रक्षक जो अगर कोई कम्युनिटी होती है तो वो पुलिस होती है। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए हम सभी ने काम किया। तो बाबा साहब और बाबा साहब के वंशज ने हमेशा वो काम किया, लेकिन उनको हमेशा वो रिवॉर्ड नहीं मिला। उसके पीछे एक जाति विरोधी सोच है। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आप एक लॉयर हैं और इतने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से अपने LLM भी कर रहे हैं। हमारे देश में अमूमन देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मुकदमे हैं अंडर ट्रायल हैं वो शेड्यूल कास्ट पे हैं, शेड्यूल ट्राइब पे हैं, और कोई ज़्यादा बड़ा मुकदमा नहीं है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, और जिसमें अमूमन वही होते हैं कि कुछ कुंठा में लिखवा दिए जाते हैं, कुछ ज़बरदस्ती लिखवा दिए जाते हैं, और उन अंडर ट्रायल मुकदमों की अगर सजा भी होगी तो 2-4 महीने की होगी, लेकिन उन लोगों के पास पैसे का अभाव है, वकील नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते, तमाम चीजें हैं, और वो अंडर ट्रायल में कई साल से जेलों में पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर आप क्या काम करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक तो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस प्रोफेशन से आते हैं, और अब तक आपने क्या किया और आगे क्या करने की सोच रहे हैं उस चीज को लेकर? जी, तो पहली चीज तो ये कि जो लीगल एड के जो इश्यूज हैं, कि हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक लीगल एड लॉयर मिलना जरूरी है, लीगल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। लेकिन ये चीज भी एक सिद्ध है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में लीगल एड की फैसिलिटी बहुत इनएडुकेट है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि गरीब
गरीब और खासकर दलित समाज के जब लोग किसी भी तरीके से इशू फेस करते हैं, पहली बात तो पुलिस के अंदर उनकी कंप्लेंट्स बहुत दिक्कत आती है, रजिस्टर नहीं हो पाती, उनके ऊपर झूठे केस बहुत आसानी से हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब ये लोगों के पास केस होता है, लीगल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, तो इनके पास पैसे नहीं होते इस समाज के पास, और इस समाज के लॉयर्स भी अपने आप में एक स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, क्योंकि वो पूरा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो लोग भी कैरी करते हैं। तो जब इनको लीगल रिप्रेजेंटेशन जब लीगल एड से मिलती है या फिर इनएडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलती है प्राइवेट लॉयर से भी, तो अमूमन तौर पे उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका राइट जो है कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, केसेस डिले होते हैं, ट्रायल लंबा चलता है। दूसरा, उनको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। उनका एक तो करियर खराब करने का बहुत आसान तरीका होता है कि एफआईआर करवा दी जाए, इसलिए दलित समाज के लोग गांव देहात में काफी डरते हैं कि हम लोग कैसे बचे रहें, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं गांव से। क्यों? क्योंकि झूठे केस करने बहुत आसान हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ लीगल एड बेशक है, लेकिन यहाँ के हाई कोर्ट जजेस ने भी, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी ये चीज मानी है कि इनएडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन है। मुरलीधर साहब ने भी, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब और हरियाणा कोर्ट का आई थिंक, तो उन्होंने भी ये चीज भी एक्सेप्ट करी है। और आमन तौर पे एक्सेस टू जस्टिस करके हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं उसके अंदर ये फाइंडिंग आती है कि वी हैव इनएडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन। क्या चेंजेस होने चाहिए कि हमें एडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लॉयर्स वल्नरेबल कम्युनिटी को देने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं है जी। जब समाज का हारा हुआ आदमी या फिर समाज की पीड़ा से जूझता हुआ आदमी सिर्फ एक न्याय के मंदिर जो कि कोर्ट को कहा जाता है उसी को देखता है, और वहां भी अगर आपकी बात अगर ढंग से नहीं रखी जाए तो वो आपके करियर को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, हर चीज को इफेक्ट करता है। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप उसको एडुकेट ऐसे लीगल प्रोविजंस के एडिशन होने चाहिए कि जहां पे एडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन रखी जाए। दूसरी चीज, जो कि कम्युनिटी के जो लॉयर्स हैं उनको एक प्रोबोनो बेसिस पे उनको एक लीगल ट्रेनिंग दी जाए कि आपके ही समाज के जो लॉयर्स, मतलब उस समाज के लॉयर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि आपके समाज के जब लोग आपके पास आएंगे तो आपके पास ये प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि हम समाज के लॉयर्स को हम और प्रोफेशनल बना रहे हैं जी। तीसरी चीज ये कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिसके अंदर कास्ट सेंसिटिविटी को भी देखा जाए, एक्यूज की कास्ट को भी देखा जाए कि अगर इस आदमी को एनसीआरबी का डेटा हमेशा ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स अंडर ट्रायल दलितों को दिखा रहा है, तो ये भी देखा जाए कि अगर ये एक्यूज के ऊपर अगर ये आरोप है तो क्या ये आरोप इसकी कास्ट की वजह से तो नहीं लगाया गया। पहले क्या होता कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती थी, पहले क्या था क्रिमिनल ट्राइब्स होती थी। उसका क्या कारण था कि ये तो पूरी कम्युनिटी ही चोर है। क्या ये मॉडर्न तरीका नहीं है कि आप ये बोल देना कि देखो ये दलित कम्युनिटी के लोग हैं, देखो SC ST ये लोग मोस्टली जो हैं क्रिमिनल हैं, ये मॉडर्न तरीका हो जाता है। मैं एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहा हूँ, DPRP दैट पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमने देश भर में रिसर्च किया, काफी बड़ी टीम थी, और उसके अंदर हमने आखिर में ये पाया गया कि लगभग 78% 78% जिनको फांसी की सजा हुई है उसके अंदर लगभग 78% जो है SC ST के लोग हैं। जब काफी इंटरव्यूज मैंने भी लिए हैं, जेल के अंदर जाके भी लिए हैं, एडवोकेट से भी लिए हैं जी, तब जाके पता लगता है कि अगर इनको सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दिया होता तो हो सकता है कि आज के नतीजे कुछ और होते। तो ये इसका सीधा सीधा कारण ये है, इसका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन को अच्छा कर देंगे तो आपका रिजल्ट भी, आउटकम भी अच्छा होगा, बेटर होगा, जस्टिफाइड होगा, जस्ट और मोर फेयर होगा जी। और मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मेरा विजन ये है कि मैं एक बार अपना लंदन से अपनी पूरी जर्नी को, मेरा टेन्योर अभी बाकी है, मैं उसको कंप्लीट करके वापस आके एनाल्यूज के काफी बच्चे हैं, दूसरे नॉन एनाल्यूज के भी काफी लोग हैं जो कि एडवोकेसी, दलित एडवोकेसी और दलित रिप्रेजेंटेशन को लेके काफी संगीन है, उन सब के साथ मिलके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि हमारे लोगों को हम एटलीस्ट अपने लीगल डायस्पोरा के अंदर, लीगल कोर्ट्स के अंदर हम उनको एक एडुकेट लीगल रिप्रेजेंटेशन दे सकें जितना हम पॉसिबल। तो एक बहुत लंबा समय हो गया है बात करते करते, सुशांत जी का मैं लंबा समय ले लिया। कोई बातचीत कैसी लगी हमको लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक और बातचीत सुनने के लिए, देखने के लिए हमको YouTube पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।